देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया। मैं सुप्रिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से उन्होंने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है तब से राहुल गांधी से के बराबर या कहें कि थोड़ा सा कम वो बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को या तो राहुल गांधी कोस रहे हैं सबसे ज्यादा या फिर सुप्रिया कोस रही हैं। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोस ही नहीं रहे, हम तो हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? लड़ाई तो अपने अंतिम छोर तक चलेगी, जब तक लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक युवाओं के साथ न्याय होगा, जब तक नीट के पेपर लीक बंद नहीं होते, जब तक सीबीएसई का फियास्को खत्म नहीं होता, जब तक किसानों को उनका उचित मुआवजा नहीं मिलता। देखिए, ये लड़ाई अनवरत लड़ाई है और ये तब तक लड़ी जाएगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसके मायने बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे, लेकिन लड़ाई तो आप लड़ेंगे ना। आप फिर पॉलिटिक्स में क्या करने के लिए हैं? हम चाय पीने के लिए थोड़ी पॉलिटिक्स में हैं। हम लोगों की आवाज उठाने के लिए, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, सरकार से मुद्दों पर बात करने के लिए हैं। अब सरकार मुद्दों से भागना चाहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाय भी तो जरूरी है। चाय जरूरी, अच्छी बात है, चाय भी पीनी चाय के चाहिए। बिना कोई बैठक नहीं होती, चाय के बिना कोई दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अच्छी तो बात कहा है। जाता है कि मैं चाय नहीं के चाय बिना तो पीती हूँ। चुनाव भी नहीं जीता जाता। नहीं, मैं नहीं चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाय बिल्कुल जरूरी। जो पिए चाय उसका स्वागत तो है। आप कॉफी पीती हैं? मैं कुछ भी नहीं। मैं पहले चाय बहुत पीती थी, फिर मैंने चाय पीनी छोड़ दी। मोदी जी के बाद नहीं, चाय पे मैंने चर्चा वेट के बहुत बाद? पुट ऑन कर लिया था क्योंकि चाय अच्छा, बहुत दिन की हो जाती थी, तो मैंने चाय, और मेरी बड़ी प्रिय चीजों में से एक थी। मुझे लगता है अब आप ठीक लग रही हैं। और आई डोंट राजनीति नो। में अब, क्योंकि आपको हो सकता है कि अगला लोकसभा चुनाव लड़ना पड़े, तो बिल्कुल उसके लिए लड़ूंगी। अच्छा तय है। 100%। आप, मुझे लोकसभा से याद आया 2019 का चुनाव आपने महाराजगंज से लड़ा, मात्र 24,000 से आपकी हार नहीं, बट पे, लंबी हार थी, पे, पर मुझे जी। ऐसा लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव था वो यकाएक लड़ना पड़ा। 2016 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट ऑफर किया, मैंने चुनाव लड़ा और मेरे पास 2.5-3 महीने ही थे। मैं 29 मार्च तक काम कर रही थी और फिर मैं अप्रैल में चुनाव लड़ने चली गई थी। पर मेरा नाता हमेशा महाराजगंज से रहा। 24 का चुनाव भी लड़ने का पूरा इरादा था। फिर मेरी लीडरशिप को लगा कि नहीं, मुझे कैंपेन और सोशल मीडिया संभालना चाहिए। सोशल मीडिया उस समय अच्छा चल रहा था, जस्ट टेक ओवर किया था 2 साल पहले। एंड मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे लगता है हमने एक बहुत सॉलिड कैंपेन किया, बहुत अच्छा कैंपेन किया। लोगों को लगता है, आपको भी लगता है कि 24 का चुनाव आप लड़ती तो 100% जीत 100% जाती? जीती। मेरी लीडरशिप को भी लगता है ये। धक्का लगा होगा। नहीं, बट मुझे लगता है कि आप हर छोटी चीज को एक बड़े उससे देखिए। मुझे लगता है हमने एक बहुत सॉलिड कैंपेन किया और मैं इस कैंपेन का बहुत प्रमुख हिस्सा थी। मैं कैंपेन कमेटी में थी। बहुत सारे कॉल्स जो लिए वो मेरे द्वारा लिए गए। सोशल मीडिया पर कैसे क्या करना है, कैसे मुद्दे उठाने हैं, किन चीजों को प्रबलता से उठाना है, राहुल जी की रैलीज को कैसे कवर करना है, इंडिया ब्लॉक को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारा हमारा काम था सोशल मैं मीडिया देख रहा पर। था, मैं रिकॉर्ड देख जी रहा था हाँ। यूट्यूब का और डिजिटल जी हाँ। कैमकोर का रिकॉर्ड देख रहा था। आपसे जब जब से आपने सोशल मीडिया का काम लिया है, जी हाँ। लगातार वो बढ़ रहा है, जी उसकी हाँ। रीच बहुत जी अच्छी हाँ। हो जा रही है। उसका नुकसान ये भी है कि राहुल गांधी ने कहा होगा या लीडरशिप ने कहा होगा कि भाई चुनाव मत लड़ो, अभी ये संभालो, इसकी ज्यादा हाँ, जरूरत। लीडरशिप ने कहा और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर डिसीजन को सिर्फ भाई मुझे लड़ना है, मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो नहीं कर सकते ना। आपको एक बिग पिक्चर देखना पड़ता है। और मेरे मन में कोई संशय नहीं था जब राहुल जी ने मुझसे ये कहा कि आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द कैंपेन ऑन सोशल मीडिया। मेरे मन में कोई संशय नहीं था। मेरा बहुत मन था चुनाव लड़ने का। मैं एक चुनावी पृष्ठभूमि से आती हूँ। मेरे पिताजी ने वहां पर 2 बार रिप्रेजेंट किया है, एमएलए रहे, एमपी रहे। पर मुझे लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ और 29 का चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी और पंकज चौधरी, बहुत अच्छा आप, उन्हीं को हराऊंगी। आपके खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था, जी हाँ। वो चुनाव मैंने जीते। उनके खिलाफ लड़ा था, वो सिटिंग मेंबर थे। हाँ, वो एमओएस बन गए मोदी कैबिनेट में, पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। तभी तो हराने में उनको मजा आएगा। आप वहीं की वहीं हैं भाई। मैं वहां आपको की वही हूँ। आपको जिम्मेदारी दे दी सोशल मीडिया की, तो थोड़ा सा राज्यसभा की सीट थी वो भी दे देते कि मैं चलो वहां ठीक की है यार, वही हूँ। तुम अब ये देखो, सोशल मीडिया देखो, राज्यसभा में भेज देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को तो भेजा 2019 जाता है में, ना। मैं बताती हूँ आपको, मैंने 2019 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। हाँ, ज्वाइन करने के 5-6 महीने बाद ही मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। लोगों को मीडिया पैनलिस्ट बना दिया जाता है, वो थोड़े दिन ऐसे रिप्रेजेंट, मुझे सीधे उन्होंने नेशनल स्पोक्स तो पर्सन क्यों बनाया। कुछ ज्यादा दे दिया क्या? नहीं, मैं आप इतने बता रही हूँ। राष्ट्रीय स्तर की अरे पत्रकारिता, तो मुझे 18 साल बता, पत्रकारिता किया। मुझे लगता है मुझे कि बोलने ऐसा तो कोई दीजिए। बड़ा चेहरा था नहीं जिसका आपने इंटरव्यू नहीं किया हो। और सुप्रिया श्रीने जिसको फोन कर देती हो वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं, कोई बड़ा काम कर दिया, नहीं, प्रवक्ता मुझे बना दिया। बोलने दीजिए। तो जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे बनाया, उसके बाद मुझे सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया। बहुत कम लोग, जब मैं बनी थी शायद मैं यंगेस्ट मेंबर थी उस टाइम पर। उसके बाद उन्होंने मुझे सोशल मीडिया का हेड बनाया। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज का जो पॉलिटिक्स है
वो जितनी रेलेवेंट ऑन द ग्राउंड है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा रेलेवेंट सोशल मीडिया पर भी है। बिल्कुल। और मेरा अपना मानना है मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अनफेयर है हमारे लिए। सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम बहुत प्रबलता से बोल पाते हैं, वो भी 100% अनबायस नहीं है, और उसको टर्न अराउंड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोशल मीडिया को हमने सिर्फ टर्न अराउंड ही नहीं किया, हमारी जो रीच और एंगेजमेंट है वो हर प्लेटफॉर्म पे चौगुना है बीजेपी का। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमारे उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां पर कम है वहां पर भी एंगेजमेंट उनसे ज़्यादा है। तो मुझे इस बात की बहुत संतोष है। और आपने जिस राज्यसभा का मेंशन किया, मेरा अपना मानना है कि मेरी एक कंस्टिट्यूएंसी है और उसके बारे में लीडरशिप को पता है। लीडरशिप को मेरा मन भी पता है कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी से एमपी चुनकर आना चाहती हूँ। मैं उस कंस्टिट्यूएंसी में महाराजगंज जाके काम करती हूँ, मैं अपना अच्छा खासा वक्त वहां पे बिताती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मिसमैच है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। उनको पता है कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है और मुझे पता है कि मुझे क्या मतलब करना है। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं, मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगी, मैं महाराजगंज से ही लोकसभा लड़ूंगी। मेरा दिल की एक, अगर आप पूछिए कि आपकी दिली तमन्ना क्या है, तो मेरी दिली तमन्ना महाराजगंज का पार्लियामेंट में नेतृत्व करना और है। पंकज चौधरी को घर पे भेजना। अब पंकज चौधरी हो या जिसको कोई भी वो भी। लाए, मेरा महाराजगंज के लोगों का विश्वास जीतकर उनका नेतृत्व पार्लियामेंट में करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उनके उम्मीदों पर खरी उतर पाऊं। ठाकुर परिवार में जन्मी है। मैं कास्ट में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। अरे शुरुआत तो की नहीं है। ठाकुर परिवार में जन्मी है। और नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपको लगा कि मैं अटैक करने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस पे मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ। होता है ना, क्योंकि आपने कहा कि आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अनफेयर हो गया है, तो आपको लगा कि जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा तो पता नहीं मुझे ये नहीं लगा। पीडीए पे तो नहीं आ जाएंगे नहीं कहीं। नहीं, मुझे प्रेमाइस ऑफ द क्वेश्चन के पहले मैं बता दूं कि मेरा कास्ट में कोई यकीन नहीं है। और शायद ये बहुत ही एक मैं ये भी इसके साथ कहती हूँ, ये बहुत एक प्रिविलेज्ड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप सो कॉल्ड अपर्ड कास्ट में पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान भी है ये मेरा नहीं यकीन है, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना। अगर शायद मैं दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग में पैदा हुई होती, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होता कहना कि मैं यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि वो दंश झेलते हैं। हम कास्ट का दंश झेलते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा यकीन नहीं है, ये मैं कहना चाहती ये हूँ। सुप्रिया सिंह से सुप्रिया श्रीनेत कैसे हो गई? तो ठाकुरों में सब क्लैंस होते हैं, चौहान, राठौर, बिसेन, श्रीनेत। मैं क्लास 9th में पढ़ती थी, तो मेरे घर पे, जैसे मेरे ब्रदर का नाम राज्यवर्धन सिंह था, चाचाओं का नाम 3 था। मेरे फादर कोई सरनेम यूज नहीं करते थे, लेकिन अगर करते तो उनका भी हर्षवर्धन सिंह होता। तो मुझे बड़ा फैसिनेशन लगता था ये नाम से, और मुझे सिंह ना बड़ा कॉमन लगता था। तो मैंने क्लास 9th में बोला मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। अच्छा। और मैंने पापा से जबरदस्ती पेपर में निकलवाया क्लास 10th के बोर्ड के पहले, और मैंने अपना नाम सुप्रिया श्रीनेत कर लिया। तो मैंने अपना नाम खुद ही रखा हुआ है, मुझे इस बात का भी बड़ा संतोष है। और जब मैंने अपना नाम बदल लिया तो फिर ठीक है, मैं उसी नाम से जारी जाने लगी। किसी ज्योतिष ने तो नहीं बताया नहीं नहीं, था मेरा कि कोई एस? क्योंकि मैंने ही मनोज शर्मा से मनोज मनु कर लिया, तो हाँ। आपने सुप्रिया सिंह से सुप्रिया श्रीनेत कर लिया। मतलब मेरा पूरा नाम तो खैर अभी पेपर में सुप्रिया सिंह श्रीनेत है, हाँ। बट वो एडिशन करना ज्यादा इजी था, चेंज करना 10th के पहले थोड़ा मुश्किल था। बट हाँ, आई केप्ट माय नेम एज सुप्रिया श्रीनेत। नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, बस मुझे ये लगा कि इनके नाम 3 है, मेरा नाम 2 क्यों है। So I think it was more in competition with my brother than anything धीरेन्द्र else. सिंह जी आपके हस्बैंड हैं, मुझे लगता है शायद बिजनेस वगैरह होगा कोई। आप जिस तरीके से धड़ाधड़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को अपने निशाने पे लिए हुए, कभी घर परिवार में बात नहीं होती कि क्या कर रहे हो यार, थोड़ा स्लो चलो, कुछ ज्यादा? नहीं, अगर कम बोलती हूँ तो बोला जाता है क्या हो गया आजकल। अच्छा, ऐसा क्या? आजकल क्या डाउन वाउन हो, क्या इशू है? तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। नो, सो मेरे हस्बैंड के बारे में हम जितनी कम बात करें अच्छा, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके क्यों? बारे में पब्लिक, ही इज नॉट अ पब्लिक पर्सन। वो प्रोफेशनल है, ही हेड्स ग्लोबल फर्म, बट वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में चर्चा करूं। लेकिन घर पर जो माहौल है वो बहुत ही चार्ज माहौल रहता है। हम सब लोग बहुत ओपिनियनेटेड हैं चीज़ों पर, और इकोनॉमिक समझ ऑब्वियसली वो फाइनेंस के सेक्टर से आते हैं, तो उनकी भी है, तो मैं काफ़ी बार उनसे फाइनेंस वगैरह डिस्कस भी करती हूँ। पर नहीं, मुझसे तो कभी नहीं कहा गया कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप इस पे मत बोलिए। नहीं, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आपको बिल्कुल निशाने पर लेके चल रही हैं। और जैसा कि आप आरोप लगाती हैं, कांग्रेस के तमाम और आरोप थोड़ी लगाते तीखी हैं। तलखा उसमें भी। हाँ, तलखी आपकी बहुत ज्यादा रहती है, कभी भी मतलब बिलो द बेल्ट भी आपके बयान आ जाते हैं बिलो द निकल बेल्ट कर। मैंने कोई बयान नहीं तो दिया आज इस तक। तरह के बयानों में मेरा एक भी बयान बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लगातार लेकिन हाँ, मेरा एक, अभी मैं किसी को बोल रही थी, मेरा एक सिद्धांत है, मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कहकर संबोधित करती हूँ। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मोदी जी कहती हूँ, अमित शाह जी कहती हूँ, और गृह मंत्री अमित शाह नहीं कह रही हूँ। और मैं इंग्लिश मीडिया की जगत से आई थी, तो मैं तो जी भी लगाती नहीं थी किसी को, हमारे यहाँ तो नहीं लगाते थे। मैं बहुत
तमीज से बात करती हूँ। मैं लखनऊ की हूँ तो तहजीब से भी बात करती हूँ, थोड़ी उर्दू भी रहती है मेरी बात में। मेरा एक सिद्धांत है, लेकिन अगर आपने बिलो द बेल्ट मेरी लीडरशिप के बारे में कुछ कहा तो फिर तो आपको फेंकू और तमाम शब्द सुनने पड़ेंगे जो आपको सुनना असहज लगता है। वो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत लोग स्माइल कर देते हैं, चुप रह जाते हैं। हम तो चुप रहने वालों में से नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि आप क्षत्रिय हैं, आप हम्म, ठाकुर हैं, हम्म। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है ना और जिस तरीके से आप एक्ट करती है तो वो पता चलता है कि क्षत्राणी बोल रही है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हिंदुस्तान की एक बहुत ही अंदर सशक्त से। महिला बोल रही हूँ। अंदर से तो लग रहा होगा कि हाँ बात तो सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरम खून है। नहीं नहीं, तो बहुत ऐसे गरम खून मैंने देखे हैं। अच्छा। मैंने ऐसी सी दलित लड़कियों को देखा है जिनके साथ इतना गलत हुआ है जीवन में, और वो मुझसे 10 गुना ज्यादा शेरनी है। नहीं, आई डोंट थिंक। आई मनोज जी, हम लोग ना कई बार अपनी प्रिविलेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मेरी पैदाइश एक ऐसे परिवार में हुई जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली थी। वेरी वेरी वेल टू डू, बहुत जमीन जायदाद सब कुछ, लेकिन मेरी दादी ने गांधी जी के सामने जेवर ना पहनने का, आभूषण को त्यागने का प्रण कर लिया था। अच्छा। और उन्होंने ताउम्र उन्होंने आभूषण नहीं पहना। क्या बात। मेरे बाबा जिस क्षत्रिय समाज का आप बार बार जिक्र करते हैं, वहां पर हल छूने से आप समाज से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने 1927 में ना सिर्फ हल छुआ, बल्कि बलि चढ़ती थी बांसगांव में जहां से हम लोग हैं, उसको रोका। बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली, मेरे फादर बहुत एम्पावर्ड, मेरी मदर उनसे भी ज्यादा एम्पावर्ड। तो मेरी बहुत प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है। मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं लड़की हूं तो क्या मैं ये कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरे भाई और मेरे ब्रॉटअप में ही कोई डिफरेंस है। मुझे लगता है कहीं 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 मुझे ज्यादा छूट थी, उसको कम थी शायद। सो नहीं, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ, और मुझे लगता है कि अपनी प्रिविलेज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये सोचना कि दुनिया ऐसी नहीं है, वो दुनिया बहुत, लड़कियां बहुत तेज हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत सशक्त हैं। आप लड़की को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, वो शी कैन ब्लॉसम लाइक नो मैन कैन। एक एक नारा चला था कांग्रेस मुक्त भारत का, और 2014। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, लेकिन हाँ, कांग्रेस मुक्त का भारत चला था और वो 2014 से पहले शुरू हो गया था। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, इस पूरे नारे के साथ साथ वो बीजेपी में आने लगे, लाए जाने लगे। मुझे लगता है शायद जितना भी जो टैलेंट था कांग्रेस का एक बड़ा, वो सारे बीजेपी ने अपने पास ले ली। शायद ये एक स्ट्रेटेजी रही होगी, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत टैलेंट है, आपने सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम। कभी कोई फोन वोन आया, संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि फोन उत्तर आते प्रदेश हैं, के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं और वो तो फोन आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, एयरपोर्ट पे कोई मिल गया, किसी शादी ब्याह में कोई मिल गया, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा तल्ख बोलती हूँ, मेरी जितनी तारीफ बीजेपी वाले करते हैं उतनी शायद हमारे इधर वाले भी नहीं करते हैं। अच्छा। अब मुझे ऐसे ऐसे, अब मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं, तो नहीं, वो लोग नहीं, मैं नहीं, नहीं, नाम नाम मत लीजिए। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत फैक्ट्स के साथ बोलती हैं, और ये मुझे बीजेपी के मुख्यमंत्री लोग ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं कुछ काम ठीक ही कर रही होंगी। तो मुझे मतलब लोग आपसे बात करते हैं, पर उनको भी पता है कि कौन गुलाटी मारेगा और कौन नहीं मारेगा। तो उनको पता है कि मैं इस तरह की राजनीति कभी करूंगी नहीं। मतलब डॉक्टर ने थोड़ी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर दिया है कि आपको राजनीति ही करनी है। भाई, आपका मन भर गया, आप घर पे बैठिए। जरूरी थोड़ी कि आप अपनी वैचारिक सिद्धांत को बुला के, मतलब मैं किस मुंह से, मुझे अब ये लोग ऐसा करते हैं तो मुझे यही लगता है कि मेरा लड़का है, वो मेरी राजनीति देखता है, वो इंटरेस्टेड रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये गलत है ये सही है। उसको मैं किस मुंह से जाके कहूंगी अच्छा मैं आज तक ये डिफेंड करी थी, अब मैं कल से इसके खिलाफ बोलने लगूंगी? ये कौन से लोग हैं जो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये अपने बच्चों से कैसे आंख मिला पाते हैं? मुझे ये लगता वो है। लोग भी ऐसी बात करते थे पहले जैसे आप बात कर रही हैं। तो वही कह रही हूँ, वो गिरगिट कैसे बन गए? राजनीति है। नहीं, आई डोंट थिंक राजनीति तो सिद्धांत है ना। मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे, मैंने आपको अपनी दादी का जिक्र किया, उन्होंने जीवन भर आभूषण नहीं पहना, मतलब उन्होंने बिछिया तक नहीं पहनी, और हम लोगों के समाज में तो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा मैंने गांधी जी के सामने प्रण किया, और उन्होंने अपना सारा कुछ दान कर दिया। राहुल गांधी के रत्न, युवा, जतिन, आरपीएन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ऐसे कुछ और भी मैं आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बात बताऊं। हाँ। मुझे लगता है कि इनको समय से पहले बहुत ज्यादा मिल गया था। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि युवा, यंग टर्क्स के नाम से ये सब लोग जाने जाते थे, जेन 2.0 कहे जाते थे। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस की बहुत कद्र होनी चाहिए, युवाओं की भी कद्र होनी चाहिए। इनमें से ज्यादातर फर्स्ट टाइम एमपीज थे, 25-26 साल में मिनिस्टर्स बन गए। शायद उनको अभी थोड़ी मशक्कत और करनी चाहिए थी। और
जो लोग गए, आपने जिन भी लोगों का नाम लिया, जिन भी जिसका नाम लिया, और क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन हूं, ये सब सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस थे। ये पावर के इतने अभ्यस्त थे कि ये बिना पावर के इनके लिए रहना बड़ा मुश्किल था। दे वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून्स एंड दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट इट। और इसका कोई कारण नहीं है। किसी को अपने मुकदमे खत्म करने थे, किसी को अपने राजमहल बचाने थे, किसी को ईडी का केस खत्म करना था। आज मैं पूछना चाहती हूँ, इनका क्या तवज्जो है बीजेपी में? जो लोग राहुल जी के साथ आगे बैठते थे, आज वो बीजेपी की 5वीं रो में बैठते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप सत्ता में हैं, आपके राजमहल बच गए, आपको दिल्ली में घर मिल गया, लेकिन कभी तो आपको लगता होगा ना कि मैं इन सब चीजों के खिलाफ था, मैं इन चीजों के खिलाफ बोलता था। आज मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं चू भी कर सकूं। आपकी ओपिनियन का कौन सुन रहा है आपकी ओपिनियन को? आपने तो इन सबसे बातचीत की होगी, बिल्कुल, इंटरव्यूज भी लिए होंगे, बहुत मेरे सारे मित्र हैं, बहुत सारे आपके सारे काफी लोग दोस्त रहे होंगे। आपको सबसे ज्यादा दुख किससे हुआ, किस चेहरे से हुआ? नहीं, किसी से ऐसा कोई दुख की क्या बात लगा है? होगा ना यार, ये तो हो ही नहीं दुख सकता। नहीं रहता, तरस आता है मुझे। दुख क्यों होगा? किस पर मुझे तरस आया? इनकी मजबूरी पर, इनकी कोई एक कायरता नाम, पर, कोई एक नाम जिसमें जो भी गया, शौक लगा हुआ। मनोज भाई, जो भी गया वो एक लेवल पर कायर था ना, वो नहीं लड़ पाया, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये जो लड़ाई आज की तारीख में लड़ी जा रही, 2026 या 2014 के बाद से जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, ये आपने 2014 के पहले नहीं देखी है। लड़ाई बहुत बदल गई है। आज अगर आप विपक्ष में हैं तो ना सिर्फ आपकी पार्टी तोड़ी जाएगी, एसआईआर कराया जाएगा, सारा तंत्र आपके पीछे लग जाएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से आपका विघटन कराया जाएगा। आज राजनीति बहुत अलग है। कितने लोग बोल सकते हैं कि 55 घंटे मेरे साथ क्वेश्चनिंग हुई ईडी की, मैं और 55 घंटे करने को तैयार हूं, 55 महीने करने को तैयार हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये बात बहुत कम लोग, राहुल गांधी जैसे लोग कह सकते हैं। अरे ईडी की नोटिस आ जाती है, लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, बीजेपी के पास दंडवत हो जाते हैं। तो मुझे तरस आता है इन लोगों पर, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस कम्स फ्रॉम एंटाइटलमेंट। आप पावर के इतने अभ्यस्त थे कि बिना पावर के आपको लगा, अरे कौन यहाँ पे गर्मी में धूप में लड़ेगा, कौन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के पास जाएगा? भैया अच्छा, चुपचाप जाओ, सीट वीट मिल जाएगी, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, मंत्री बन जाओ, चुपचाप बैठे रहो। आपने कहा कि राजनीति में तपना बहुत जरूरी रहता है। इन लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया था, जल्द मिल गया था। अभी राज्यसभा में कुछ नाम निकल कर आए, मीनाक्षी नटराजन, प्रणव झा, दुर्घटना हो गई, 2 राज्यसभा की सीट चली गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को देते या दिग्विजय को देते तो शायद बच जाती। तो क्या कांग्रेस को यह बात नहीं पता कि बीजेपी किस माइंडसेट की राजनीति कर रही है, और इस माइंडसेट की राजनीति कर रही है तो थोड़ा संभल के चला जाए? नहीं, मैं नहीं मानती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर तो किसी यंग को मौका ही ना मिले मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा मेरे बहुत सम्मानित नेता हैं, मेरे नेता हैं दोनों लोग। दिग्विजय सिंह जी तो यूपी के इंचार्ज थे जब मेरे पापा थे, तो मेरा बहुत उनसे प्रगाढ़ संबंध भी है। पर मुझे लगता है मीनाक्षी जी इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ कि पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए। वो एक महिला, अपने हाथ का कटा हुआ 2 कुर्ते हैं उनके पास, उनके वार्डरोब में, अपने हाथ का कटा हुआ कुर्ता पहनती हैं, उसको हैदराबाद में कोई जगह या वहां पे कोई साउथ में जगह जहां पर वो उसको रंगवाती हैं, पूरी गांधीयन है, किसी तरह का संग्रह नहीं करती हैं, और उसूलों पर लड़ती हैं, उसूलों के लिए खड़ी रहती हैं। अब ये तो बीजेपी कांग्रेस में इसको लेके चुटकुले भी चलते हैं। मतलब मुझे लगता है भद्दे चुटकुले नहीं करने चाहिए। आप नहीं रहना चाहते उस तरह से मत रहिए, जो रहना चाह रहा है उसकी रिस्पेक्ट करिए। कुछ लोग है ना, दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नहीं, मुझे लगता है शी इज वन ऑफ द ट्रू गांधीयंस। और बीजेपी ने जिस तरह से उनके खिलाफ ये किया, सेम मतलब उनकी एक त्रुटि थी, परिमल नथवानी की 3 त्रुटियां थी, उनका अमेंडमेंट हो गया, इनका अमेंडमेंट भी नहीं हुआ, इनका रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? आप तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, आप तो नारी वंदन अधिनियम, भगवान जाने क्या क्या नाम उसका लेकर आए थे, और एक लड़की पार्लियामेंट में आपको बर्दाश्त नहीं थी क्योंकि वो कट्टर गांधीवादी थी और वो आपकी कलई खोलती। और जहां तक झारखंड का सवाल है, प्रणब झा जी इस पार्टी में 15-20 साल से हैं, उन्होंने मेहनत करी है इस पार्टी में, और काफी टाइम से मेहनत करी है। खड़गे जी के साथ काम किया, उसके पहले मीडिया में काम किया, और लोकल है झारखंड के। तो मुझे लगता है कि एक लोकल व्यक्ति को नॉमिनेट किया पार्टी ने, ये अच्छा काम किया। जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, और वो हमारे कुछ घटक दल हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। देखिए, अगर वो चुनाव एक राजनीतिक व्यक्ति से हार जाते तो शायद मुझे दुख नहीं होता। उनकी हार में कहीं पर मुझे एक सवाल गूंजता है कि क्या सदन धन्ना सेठ जाएंगे या पॉलिटिकल कार्यकर्ता जाएंगे।
और धन्ना सेठ यूपीए के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे धन्ना सेठ राज्यसभा में नहीं जाते थे? नहीं, बिल्कुल जाते थे, लेकिन धन्ना सेठों को जिताने के लिए हर नियम कानून पलट नहीं दिया जाता था, बदल नहीं दिया जाता था, खरीद फरोख्त नहीं होती थी, अमेंडमेंट करके आपका एफिडेविट नहीं बदल दिया जाता था, एक आरओ एफिडेविट बदल रहा है, दूसरा आरओ नहीं बदल रहा है, ये सब नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट से, उस समय भी तो उठा तो पटक वोट चली थी। एक वोट से तो किसी की भी सरकार गिर सकती है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं थी, उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं थे, उनकी न्यूक्लियर सरकार गिर डील गई पर थी। भी जिस तरीके से उठा पटक, मतलब राजनीतिक पार्टियां इस न्यूक्लियर तरह डील वाज राजनीति करती रहती हैं। नहीं, बट मनोज जी, आप देखिए दोनों बातों सरकार को- no, 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 one second. I'll have to stop you. नहीं, नहीं, राजनीति करने का तरीका होता है। आपकी इस बात से मैं असहमत हूँ। जी। आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम्म, परिमल नथानी का जीतना या हारना न्यूक्लियर डील को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? न्यूक्लियर डील एक पॉलिसी डिसीजन था। हम्म, यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो डिसीजन लिया, हम्म, अपनी सरकार भी उन्होंने दांव पर लगाई हम्म, और उन्होंने जीता वो मत, हम्म। और उसके बाद वो न्यूक्लियर डील हुई जिसका फायदा आज मिल रहा है हमें। तो वो उस एक समय भी policy तो उस decision समय भी था। तो तमाम सांसदों को लाना, ले जाना, जुगाड़ करना, अपने यहाँ लाना, ये सब फ्लोर चला था ना। मैनेजमेंट में और खरीद फरोख्त में अंतर है। और अच्छा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में राजनीति फ्लोर मैनेजमेंट की हो रही है, तो हे राम जी जगत बना नहीं, आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, मैं भी बांध दूं, मैं बांधने को तैयार नहीं हूं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम फिर से आ रहा है, और जो फिर से हारेगा? 67 वोटों की जो कमी थी, लगता है पूरी हो जाएगी। नहीं होगी, फिर से हारेगा। तो फिर ये बंगाल में ये क्या हो नारी रहा है, शक्ति अधिनियम नहीं आ महाराष्ट्र रहा में है। क्या हो रहा है? नारी शक्ति अधिनियम नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो डीलिमिटेशन आ रहा है। हाँ। अमित शाह उसके की- पीछे लगा हुआ है। अमित शाह की एक कमी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, वो हार नहीं स्वीकार कर पाते हैं। हम्म, औंधे मुंह उनका बिल गिर गया। वो विघटन करना चाहते थे इस देश का, डिलिमिटेशन में पूरा समूचा विपक्ष और देश एक साथ खड़ा हो गया, और वो नहीं कर पाए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो 5 एमपी यहाँ से, 20 एमपी यहाँ से, खरीद फरोख्त, तोड़ ताड़, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई, किसी को पैसे का प्रलोभन, किसी को मैं मंत्री बना दूंगा, ये कर रहे हैं। अगर वाकई में इस देश का कानून लागू हो तो ये सब डीलेजिटिमाइज हो जाएंगे। और मेरा अपना मानना, और ये बात मैं शायद क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरा बड़ी आस्था है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपका या का एक रात में हृदय परिवर्तन हो गया। कल तक मोदी जी खराब थे, आज मोदी जी आपके महामानव बन गए। बहुत अच्छी बात है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ। सुबह उठिए, लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन करिए, जाइए चुनाव लड़िए, क्योंकि जिस जनता ने आपको जिताकर भेजा, उसने विश्वास आप पर तो जताया ही है, उसने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया है। जाइए फिर से चुनाव लड़िए। जीत गए बहुत अच्छा है, हार गए तो कोई और आएगा। बड़ी ये चिंता। जो ये लोग कर जी। रहे हैं, ये मुझे लगता है लोकतंत्र का चीरहरण से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और फाइटर, बतौर फाइटर के Thank तौर you. पर सुप्रिया श्रीनेत ऐसे ही फाइटर बनी रहें और कहीं बीजेपी की निगाह में ना आ जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।